हेलो, गुड मॉर्निंग। भाई कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, आज हम रिवाइज करेंगे एक और टॉपिक जिसके 4 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बच्चों, इस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस ये कि हम एक रेगुलर डिसिप्लिन में अपना बहुत ज़्यादा रूटीन को चेंज ना करते हुए भी अपने सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज करते हुए चलें, है ना। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले ऐसा रूटीन बनाओ कि हफ्ते में 2 दिन ये वाले दिन और उस दिन आप ये 4 क्वेश्चंस ट्राई कर लो। अगर आप कहीं क्वेश्चंस में अटक रहे हो तो वापस अपनी नोट्स कॉपी उठाओ। रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए, आई कांट एम्फेसाइज, ठीक है ना। क्योंकि आपको 2 साल का सिलेबस एक साथ लेके जाना है और वो ऐसा नहीं है कि 11th और 12th का। आईआईटी का सिलेबस कहीं वास्ट है, कहीं ज़्यादा आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग, है ना। बच्चों, कॉम्पीट फीचर आ गया अनअकैडमी पर और उसमें आप बैटल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल स्टैंडर्ड क्या है, आप बाकी बच्चों के बीच में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और बच्चों, काफ़ी बच्चों ने इसको ट्राई करा है और इसके अंदर बच्चों ने मेरे को बताया है कि दे रियली इंजॉयड इट, क्योंकि थोड़ा प्रेशर एनवायरनमेंट रहता है कि सामने वाला मेरे से बेटर कर रहा है या क्या कर रहा है। तो वो थोड़ा आपको थोड़ा आगे का फील आ जाता है जब रियल मॉक टेस्ट दोगे या रियल टेस्ट या रियल मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको अच्छा फील आ जाएगा। बच्चों, प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेईई द राइट वे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपको ये आइडिया लगता है कि आईआईटी किस टाइप के क्वेश्चंस आगे पूछ सकता है या पूछने वाला है, ठीक है। बच्चों, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट क्यूरेट किए गए हैं, 600 प्लस पीवाईक्यूज हैं। प्रैक्टिस द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, है ना। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अनअकैडमी पर। और बच्चों, एग्जाम का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेट होने का मतलब ये कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, मुझे कितना टाइम लग रहा है। बिना घड़ी देखे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, आई शुड लीव द क्वेश्चन। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटो पायलट आपकी हो जाएंगी अगर आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो। साथ ही साथ अनअकैडमी आपको एक और बेनिफिट दे रहा है, इसमें ऑल इंडिया रैंक भी आपकी आ जाएगी। जो आपका परफॉर्मेंस होगा पेपर में वो आप उसके बेसिस पर अपना रैंक देख सकते हो। बच्चों, अर्ली ग्रोथ बैच आ गया जो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा 10th क्लास के बच्चों के लिए जो 2025 में अपना आईआईटी का एग्जाम लिखने वाले हैं। तो 10 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, आई कांट ओवर एम्फेसाइज कि जल्दी स्टार्ट करने से कितना फायदा होता है। मैंने खुद ने 9-10 से थोड़ा छोटा मोटा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, विच हेल्प मी अ लॉट, है ना। और साथ साथ मैंने एनटीसी भी दिया था। तो ये सब चीज़ें आपको भी करनी होती हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि 9-10th में ऐसा नहीं कि आप टाइम खराब कर सकते हो, प्रॉब्लम्स आपको वहां पर भी आपको करनी होनी चाहिए अच्छी खासी। तो क्लासेस बाय टॉप एडुकेटर्स होंगी जो सिंगल डिजिट रैंक प्रोड्यूस कर चुके, और कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होंगी, सिलेबस कंप्लीट होगा। अर्ली प्रिपरेशन आपकी काफ़ी आपकी जेई की प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाता है। लर्न फ्रॉम टॉप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडुकेटर्स, टॉप नॉच स्टडी मटेरियल होगा बच्चों, ठीक है। बच्चों, मैं मनोज चौहान और बच्चों मैं मेंटर हूं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का, बीटेक आईआईटी दिल्ली, और नोन फॉर बेस्ट अप्रोच टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम। 15 प्लस से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, सर्कल्स विद रेडियाई 3, 4, 5 टच ईच अदर एक्सटर्नली, है ना। 3 ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पेयर वाइज। And if P is the point of intersection of tangents to these circles at their point of contact, find the distance of P from the point of contact। जैसे ये देखें, तो जैसे ये एक सर्कल है, इसका रेडियस 3 है, इसका 4 है ना, इसका रेडियस 5, ऐसा मतलब रफ स्केच बनाया मैंने। तो तो ऐसे करके मैंने सेंटर्स को जोड़ दिया, ठीक है। और यूँ करके ये C1, ये आपका C2 और ये आपका C3, सेंटर्स को C1 C2 C3 बोला है। और रेडियस आपका 3 और 4 और यहाँ 5 है, ठीक। अब इसने क्या बोला है, सर्कल्स विद दिस टच ईच अदर एक्सटर्नली, पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट दी सर्कल्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर अगर अपन ने ये टेंजेंट बनाया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पर आप ये टेंजेंट देख सकते हैं, यहाँ पर ये टेंजेंट देख सकते हैं। तो अरे भैया तो घूम ही गया, खैर ज़्यादा घुमाते नहीं है। तो ये पॉइंट पी है, और बच्चों ये तीनों लंबाइयाँ जो हैं वो क्या आएंगी, बराबर आएंगी। क्यों आएंगी बराबर, सुनो मेरी बात। इस पॉइंट से आपने क्या किया, इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, बराबर। तो मैं याद दिलाया तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये और ये बराबर, और फिर इस पॉइंट से मैंने इस सर्कल पर ये टेंजेंट लाइन और ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की।
तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर, तो ये और ये बराबर, और ये बराबर, तो ये तीनों बराबर हो गए, है ना। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है। और बच्चों यहाँ पर जो ना, ये मैंने अपना नॉर्मल ड्रॉ किया C1 C2 को जोड़ने वाले लाइन, और क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है और ये नॉर्मल लाइन है तो ये एंगल 90 होगा। ठीक, तो मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है, तो एक ऐसा पॉइंट है जहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑल द ऑल द साइड्स है ना, C1 C2 साइड है, C2 C3 साइड है और C1 C3 साइड है, तो साइड्स पर जो परपेंडिकुलर की लंबाई है वो तीनों परपेंडिकुलर्स की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल होता है? इन सेंटर, है ना। इन सेंटर ऐसे भी देख सकते हो आप कि अगर आपने एक सर्कल बनाया और उस पर टेंजेंट ड्रॉ की एक्सटर्नल पॉइंट से, और आपने ये जो पॉइंट है उसको सेंटर से जोड़ा पॉइंट पी को, तो आपका ये और ये एंगल जो है बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि ये भी एंगल बाइसेक्टर होता है, यहां पर भी एंगल बाइसेक्ट होता है, और यहां पर भी आपका एंगल बाइसेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहां पर मैंने ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये आया, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये आया। तो कई तरीकों से आप देख सकते हो कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है P, वो क्या है आपका इन सेंटर है। तो इन सेंटर है तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, तो ये और ये बताना है। तो अफेक्टिवली ये क्या है, स्मॉल r ही तो है ना। ये आप सर्कल बना सकते हो, इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा आपका। तो r का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा बाय एच, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ ये पॉइंट P जो है आपका स्मॉल r है, इन रेडियस है, और जो डिस्टेंस निकालना है वो आपका स्मॉल r इन रेडियस की वैल्यू है। अच्छा, सर्कल की ये साइड लेंथ कितनी हो जाएंगी ट्राइंगल की, 7, 9 और 8, है ना, ये साइड है। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 24, 12 आ जाएगा। और ये हीरोज फार्मूला 12, 12, 3, 4, 5 और डिवाइडेड बाय 12, फिर 12, 12, 12, 12 कट गया, कितना आ जाएगा, √5 है ना, √5 अपना आंसर है। ठीक है बच्चों, √5 इज द आंसर। इन अ ट्राइंगल PQR, P is the largest angle and cos P is 1/3. Further, the incircle of the triangle touches the sides this at N, L, M such that the lengths of PN, QL and RM are consecutive even integers. ठीक है, जो consecutive even integers थोड़ा आइडिया लगाओ, 2, 4, 6 है ना, ये consecutive even integer है। पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड है ना, तो बना लेते हैं कि P, ये Q, ये R, क्या कह रहा है ये इन सर्कल, मिटा दिया करो भाई। ठीक है, ये अपना इन सर्कल touches the sides PQ at N, PQR at L, और ये क्या है at M। ठीक है ना, such that length PN, अच्छा ये लंबाई PN, QL and RM consecutive even integer। तो बच्चों इवन इंटीजर तो इसको ऐसा करते हैं 2n मान लेते हैं, QL 2n+2 और RM है ना, ये मान लिया मैंने 2n+4 है ना, ऐसा। अच्छा, ऑब्वियसली बच्चों अगर ये Pn है तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी 2n, यानी कि Pm, और QL और QN बराबर होगा तो ये आएगा आपका 2n+2, और RL और RM बराबर है तो ये हो जाएगा आपका 2n+4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है P इज द लार्जेस्ट एंगल, सही बात है, ये लार्जेस्ट साइड ही है। इसने एक और हिंट दिया है कि लार्जेस्ट साइड आपकी 2n+2 2n+4 बन के ही जोड़ के ही आएगी। जो कोसाइन रूल आपको याद है, कॉस पी अगर मैं निकालना चाहूँ तो आजू का स्क्वायर प्लस बाजू का स्क्वायर माइनस सामने वाली का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आजू बाजू, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। तो कॉस पी लिख रहे हैं अपन, आजू का स्क्वायर यानी कि 4n+2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 4n+4 का स्क्वायर माइनस सामने यानी कि 4n+6 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4n+2 मल्टीप्लाइड बाय 4n+4। यहाँ तक लिख लो और आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों इसमें ना आप देख सकते हो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी आपका 4 कॉमन आ रहा है, 8 आ जाएगा आराम से कॉमन, यहाँ पर भी आपका 4 आ जाएगा, 2 का 4, यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा 4, तो वो अपन उड़ा देंगे ना, 4 का फैक्टर उड़ा देते हैं। अच्छा, अपन a² माइनस b² भी लगा सकते हैं ना, यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 और 2 4, 4 4 का 16 है ना, 16/3 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 और n+1, 2n+1 और n+1 है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर किसके साथ करें, ऐसा करते हैं इसको और इसको कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के सम से अपने को ऐसा कुछ दिख रहा है। तो 4n+2 और 4n+6 है ना, कितना आएगा, 8n+8 आ जाएगा ना। तो 8n+8 है ना, दिस प्लस दिस, और बच्चों दिस माइनस दिस कितना आएगा, -4, -4। और 4n+4 का कितना आ जाएगा, 16 इंटू n+1 का स्क्वायर लिखा है। अच्छा एन बच्चों देखो, n+1 अपन उड़ा सकते हैं यहाँ पर है ना, ये बढ़िया रहा कि n+1 जो है वो अपन उड़ा सकते हैं। तो 2n+1, n+1 उड़ा दिया तो कितना आ जाएगा, -8 4 32, और n+1 तो 16 इंटू n+1 किया जाएगा, कितना है 32n + 16 इज इक्वल टू -96। क्या करते हैं ना इसको पहले ही से मल्टीप्लाई, मतलब -16 6 48 और 16 48 n है ना, ऐसा कर लिया। n कितना आ जाएगा वो जो 16 48 64, और उधर कितना आ जाएगा 32 16 n आ जाएगा, और n का वैल्यू आ जाएगा अपना 4। n इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, एक ही आंसर है, -1 तो होगा नहीं n है ना, n -1 नहीं होगा। कितना आया था n का वैल्यू 4। हाँ, और साइड्स, पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, भाई 4n+2 ये साइड है ना, 16 18 आ रहा है, और 4n+4 20 आ रहा है, और 4n+6 यानी कि 16+6 22 आ रहा है ना, ये पॉसिबल सारी साइड्स की बात कर रहा हूँ। 18 है, 22 है, और 18 20 दिन रखा बच्चों, दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, आईआईटी एडवांस का सवाल है ना। ठीक है भाई, कोसाइन रूल अपने को याद हो गया। एक और सवाल कोसाइन रूल पर, गिवन b+c/11 c+a/12 a+b/13 फॉर अ ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन cos a upon alpha cos b upon beta cos c upon gamma then the ordered triad has a value। तो बच्चों इसमें ना रेशियो दे रखा है, cos a cos b cos c का आपस में रेशियो दे रखा है अल्फा बीटा गामा। तो हो सकता है अल्फा बीटा गामा को, इसीलिए उसने बोला है पॉसिबल है ना, पॉसिबल इसलिए क्योंकि आप सारे क्वांटिटीज को डबल कर दोगे तो भी उनका रेशियो आपस में सेम रहेगा, ट्रिपल कर दोगे तो भी रेशियो सेम रहेगा। तो वन ऑफ द रेशियोज बेसिकली उसने बोला है। तो इस तरह के सवाल बच्चों अपनी शीट में था, इसको है ना लैम्डा आप मान लो। ओके, तो b+c आपका कितना आ जाएगा, आपका 11 लैम्डा, c+a आपका आ जाएगा 12 लैम्डा, और a+b आ जाएगा आपका 13 लैम्डा है ना। इन सबको ऐड कर दो तो आपका ट्वाइस ऑफ a+b+c लेफ्ट साइड आ रहा है, और राइट साइड बच्चों 12 36 है ना, 36 लैम्डा। तो a+b+c आ गया आपका 18 लैम्डा। ये सब अपन कर चुके हैं ना, इस तरह का क्वेश्चन जो है देख चुके हैं। अच्छा बच्चों, a+b+c है तो a कितना आ जाएगा आपका 7 लैम्डा, b आ जाएगा आपका 6 लैम्डा, और c आ जाएगा आपका 5 लैम्डा है ना। और अपने को cos a निकालना है, तो cos a आपको पता है b² + c²- a², तो मैं cos a निकाल लेता हूँ, लैम्डा हटा देते हैं है ना, और 2bc, तो 2 इंटू 6 इंटू 5, और b²c² 36, b²c² -a²। ठीक है, ये आ रहा है। तो जो 36 -13 आ रहा है, 25 -13 12 हो जाएगा, 12c 1/5 आ जाएगा ये वैल्यू। ये तो काफ़ी सिंपल रहा। cos b निकाल लेते हैं, cos b कितना होगा, -b² और 49 a² + c² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 7 है ना, 25 -11 ये आ जाएगा 36, 36 18/35 आ रहा है बच्चों, 18/35। और तो कोई फैक्टर नहीं कट रहा नहीं कट रहा है ना, 7 3 जाए 7 5 जाए है ना, 18/35। फिर रेशियो अगर देखें cos a की वैल्यू 1/5 है। चलो आगे चलना पड़ेगा, 1/5 cos a अपॉन cos b लिख रहा हूँ, cos a अपॉन cos b है 1/5 डिवाइडेड बाय 18/35। ठीक है, तो 7 आ जाएगा, 7/18 आ रहा है ना, cos a अपॉन cos b है 7/18।
7/18 तो कहीं नहीं, मैंने कुछ हल्का सा मिस्टेक कर दिया है। 49, 49 ये 13 आ रहा है, 13, 38 आ रहा है एक्चुअली ना, ये 38 आ रहा है। 49 माइनस 33, 13 बिल्कुल सही है, 38 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर 19 आएगा, सॉरी ना। तो 19/35 है, ये 19 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 19 है बेसिकली, बट 7/19 है। तो ऑप्शन देखते हैं, 7/19 कॉज ए अपॉन कॉस बी, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा, कॉज ए अपॉन कॉस बी अल्फा अपॉन बीटा कितना है, 7/19। तो बी ऑप्शन बच्चों अपना आंसर आ रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है। कॉस सी निकालने की अपने को जरूरत नहीं पड़ी, निकाल सकते हो, a² + b² - c² अपॉन 2ab से आ जाएगा, but not required. बच्चों, in a triangle the length of side AC AB are 12, 15 respectively. If the area of the triangle is 30 centimeter square, capital R वही circumradius और small r in radius are respectively this, then the value of 2r plus r is equal to, है ना। तो एक मिनट ना, लिख दिया। हाँ भाई, फर्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चों। इसमें अपने को दो साइड दे रखी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का इन टर्म्स ऑफ टू साइड, हाफ ए बी साइन सी। तो जैसे यहाँ पर ए सी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा है। तो आप देखो बी इंटू सी 60/2 कितना आ जाएगा, 30, साइन ए इज इक्वल टू कितना है, 30। तो ए एंगल फटाक से अपने को दिख गया 90, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। एंगल ए अगर 90 है और बी पता है, सी पता है, तो ए हाइपोटेनस हो जाएगा, और 5 12 13 है ना, 5 12 13 राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टेप, अब ये कह रहा है कि अच्छा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर तो बच्चों कैपिटल आर आपको पता ही है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें बहुत अच्छे से जान लो, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये मैंने सर्कम सर्कल बनाया, ये 90 यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, तो आप देख सकते हो कि जो BC है वही आपका जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि इसका आधा जो है वो रेडियस हो जाएगा, यानी कि a/2 ही जो है वो आपका कैपिटल R है। तो a कितना हो जाएगा, 2r, 2r a ही है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 13, ठीक, प्लस r, r अपने को डेल्टा बाय एस से निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं डेल्टा बाय एस से। 5 12 13, एरिया तो उसने 30 दिया ही था, ठीक है, 5 और 13 कितना हो जाएगा, 18, 30, 15 आ जाएगा। तो बच्चों ये आर आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2, तो 13 + 2 15 अपना आंसर है, ठीक है ना, 15 इज द आंसर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है, इजी क्वेश्चन था एक्चुअली, ठीक है ना। बस अपने को फॉर्मूले याद रखने आर के और कैपिटल आर, इस केस में अपने को याद रखना है। बच्चों ये भी ध्यान रखो, राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर 90 वाला वर्टेक्स होता है, दैट इज ऑल्सो द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, है ना, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक। ओके, बाय बाय।